नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में प्रचार और चुनावी रणनीति बनाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से कर रही है, रणनीति बन रही है। दोनों ही पार्टियों में टिकट के वितरण को लेकर भी मंथन हो रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं देना है, बल्कि मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, भले ही उसका नाम कोई बड़ा नेता के तौर पर न लिया जाता है। वहीं बीजेपी भी नए चेहरों को मौका दे रही है। इसी को लेकर हमारी टीम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही है, उम्मीदवारों को लेकर उनका ओपिनियन जान रही है। टिकट की टक्कर में आज बात करेंगे उसी ओपिनियन के बारे में, जिसको जानने की कोशिश हमारी टीम ने की, नब्ज को टटोलने की कोशिश की। हमारी टीम पहुंची शाहबाद विधानसभा, जहां जनता से उनके ओपिनियन को लिया, चर्चा कई मुद्दों को लेकर की। शाहबाद विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है, चर्चा आज करेंगे इसी पर। शाहबाद विधानसभा के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और जनता के मूड को भांपने की कोशिश भी करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। आपसे चर्चा करें उससे पहले शाहबाद विधानसभा के सियासी समीकरण को एक रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब टिकट आवंटन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों में अब टिकट के ऐलान को लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं नेता भी लॉबिंग के जरिए टिकट हासिल की जुगत में लगे हैं। हरियाणा में भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसे में नेताओं की धड़कनें तेज हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीती थी। लगातार 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में काबिज है और इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। इसी कारण बीजेपी ने चंद माह पहले सीएम को बदल दिया था और मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाया था। पार्टी उम्मीदवारों को खड़ा तो कर देगी, लेकिन अंत में फैसला तो जनता करेगी। इसलिए जनता का क्या सोचना है, जनता क्या चाहती है, यही जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और लोगों का ओपिनियन ले रही है। 15 और 16 अगस्त को हमारी टीम शाहबाद विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। 2019 में जननायक जनता पार्टी से रामकरण ने बीजेपी के कृष्ण बेदी को 37,127 वोटों की मार्जिन से हराया था। लेकिन क्या वो इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे या कोई और पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा कर लेगी? यही सब जानने के लिए टोटल टीवी शाहबाद विधानसभा के 18 से ज्यादा इलाकों में पहुंचा, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो अब बात करेंगे शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की और जनता के मूड की, जनता के नब्ज को टटोल कर जो समीकरण सामने आया उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं विधानसभा का सियासी समीकरण क्या कहता है, मौजूदा हालात क्या है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। शाहबाद विधानसभा पहुंच चुका है टोटल न्यूज का कारवा और यहां के सियासी समीकरण को आपके जरिए समझना चाहेंगे। माहौल क्या है? शाहबाद अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों के बीचों बीच हाईवे पर है। जो अंबाला चंडीगढ़ सड़क जाती है कुरुक्षेत्र से जी, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे भी कहते हैं। तो शाहबाद बिल्कुल हाईवे पर बसा एक कस्बा है। इसमें जो आबादी है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, गरीब लोग भी है, पैसे वाले लोग कम है। मेरे को लगता है मध्यम श्रेणी की या औसत लोग मेहनत करके खाने वाले या किसान ज्यादा हैं। अनिल धनतोड़ी 2019 में कांग्रेस की टिकट पर यहां से जीते थे। फिर रामकरण काला इनेलो में हुआ करते थे, इनेलो की टिकट मांगते थे, लेकिन नहीं मिली तो फिर ये बागी हो गए थे। तो जजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे 2019 में, क्योंकि तैयारी थी, बड़े नेता थे, लेकिन अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो जेजेपी ने टिकट दिया और जीत गए थे। जजपा के कारवां के साथ चल रहे थे। इनको चेयरमैन भी बनाया गया था, जो चेयरमैन जजपा के कोटे से बने थे जब सरकार में थे। तो उसके बाद अब इनका मोह भंग हुआ, आज ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो शाहबाद विधानसभा कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल वाला मेरे को लगता है विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा है। दूसरा, शाहबाद की खासियत पंकज बता दूं, हॉकी के जितने खिलाड़ी हैं, हॉकी की जो टीम होती है पुरुष या महिला टीम, उसमें आधे खिलाड़ी शाहबाद के, क्योंकि यहाँ हॉकी की नर्सरी है शाहबाद में।
या टर्फ है हॉकी का आधुनिक बना हुआ है, तो जो गोल्ड मेडल या हॉकी में मेडल आए हैं उसमें शाहबाद हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी या आधे तक तो रहे हैं, महिला टीम हो या पुरुष टीम हो। अब इस बार सियासत की महाभारत यहां होनी है और रामकरण काला जो पिछले विधायक थे जेजेपी टिकट से थे, आज कांग्रेस में है, और कृष्ण बेदी जो मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, खुद पहले कार्यकाल में बीजेपी के मंत्री रहे थे, राज्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव हार गए थे 2019 वाला। जो 9 मंत्री चुनाव हारे थे 2019 में बीजेपी सरकार में, वो 9 में एक कृष्ण बेदी भी थे। अब कृष्ण बेदी फिर कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी मुख्यमंत्री के काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर शाहबाद सीट जो है कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीचों बीच, शाहबाद सीट कुरुक्षेत्र जिले में है लेकिन बिल्कुल अंबाला से सटी हुई है। देखते हैं अब सर्वे में क्या आता है यहाँ का। जी अमेश, आपके पास आए, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत बेहतर नहीं रहा। हालांकि 2014 के बाद से ज्यादा मजबूती बीजेपी को मिली, सत्ता में आई, लेकिन यहां शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा ज्यादा दिखाई दिया। और रामकरण काला की बात हो रही है, वो पहले जेजेपी फिर अब कांग्रेस में है। ऐसे में मौजूदा सियासी समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, साफ तौर से ये बात समझ लीजिए कि जननायक जनता पार्टी का जो भी वोटर था या लीडर था वो अब शिफ्ट हुआ है और ये शिफ्टिंग प्रूव हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स थे, बहुत बड़े वर्ग ने लगातार इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने 3 पीढ़ियों से कभी भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर वोट नहीं दिया। और जननायक जनता पार्टी एक नई ब्रांडिंग थी इंडियन नेशनल लोकदल की, जो कि उसी तरह की विचारधारा से जुड़े थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के समर्थक लोग थे, उसी तरह का नेतृत्व था। कहते हैं कि एक ही परिवार का नेतृत्व था, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग जेजेपी में कन्वर्ट की गई थी। तो मूल रूप से ये चौधरी देवीलाल में आस्था रखने वाले लोग थे। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिला वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो और चाहे जननायक जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये कन्वर्जन हुआ है और ये कन्वर्जन ना सिर्फ वोटर में हुआ है बल्कि नेताओं में भी हुआ है। जननायक जनता पार्टी के रामकरण काला आज कांग्रेसी हो चुके हैं और साफ ये बात भी कह रहे हैं कि पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो ये बात मानी जा सकती है कि जननायक जनता पार्टी के अगर 1-2 विधायकों को छोड़ दें तो ज्यादातर जो विधायक हैं वो यहां कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आए। और इसी तरह की परिस्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के साथ भी देखने को मिली। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं मैच कांग्रेस पार्टी से कर सकता है, क्योंकि वहां पर जाटों का जो अधिकारक क्षेत्र है वो ज्यादा माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, क्योंकि वहां पर वर्चस्व की जब बात चलती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व माना जाता है। अब आईएनएलडी मूल रूप से जो है वो जाट डीएनए से मैच करने वाली पार्टी है, तो ऐसे में यहां सबसे जो क्लोज कंपेटेबिलिटी बनती हुई नजर आएगी, चाहे वो जननायक जनता पार्टी की हो और चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की हो, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हाल फिलहाल आज के मौजूदा परिस्थितियों में हालात में देखने को मिलेगी। और उसी तरह के रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की मैं जिक्र नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, 90 विधानसभा क्षेत्रों में कमोवेश कम या ज्यादा इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को लेकर सवाल है, लेकिन एक सवाल यह भी है, ये जनरल अब सवाल हरियाणा के लिए, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जेजेपी का जिस तरीके से उदय हुआ और उसी तरीके से जितनी जल्दी ऊपर चढ़ी उतनी जल्दी ही नीचे उतरती दिखाई दी और जेजेपी के साथ जो नेता थे वो छिटकते रहे। ऐसे में एक सवाल यह भी बनता है कि जेजेपी से छिटकने वाले नेता वो विपक्षी पार्टियों का ज्यादा रुख करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जेजेपी से जो जा रहे हैं, जिनका मोह भंग हो गया है, वो कांग्रेस में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि देखिए, जननायक जनता पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है, अब वहां से तो कोई उम्मीद है नहीं, तो इसलिए वो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस में उनकी वरीयता अधिक है। और ये देखिए, जहां तक शाहबाद की बात, देखिए शाहबाद में के मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों को अवसर दिया है, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी अवसर दिया है। 1987 में यहाँ से हरनाम दास जो है मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है प्रत्याशी के रूप में जीते थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार 1991 में जो है ख्यातिलाल शर्मा जीते, उसके बाद 2 बार कपूर चंद जीते। तो अब कांग्रेस का पिछले 2 चुनाव से देखें तो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से जो लगातार तीसरे नंबर पर आ रही है। और देखिए, 1991 में भारतीय जनता पार्टी के ख्यातिलाल जीते, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी कुल 2 विधायक निर्वाचित हुए थे, एक ख्यातिलाल शर्मा शाहबाद से
और एक प्रोफेसर रामलाल शर्मा महेंद्रगढ़ से। लेकिन उसमें भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो भजनलाल जी ने ख्यातिलाल शर्मा को तोड़ लिया था और यही ख्यातिलाल शर्मा बाद में कांग्रेस की टिकट पर भी यहां से निर्वाचित हुए हैं। तो शाहबाद के मतदाताओं ने सभी को अवसर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो स्थिति है सहज नहीं है, क्योंकि और देखिए अनिल दंतोड़ी जो है यहां से कांग्रेस से विधायक बने हैं, लेकिन वो लगातार जो उनका मुकाबला यहाँ रामकरण काला, अनिल दंतोड़ी, कृष्ण बेदी, इनके बीच ही इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। और इस बार जो है स्थिति कुछ भी हो सकती है। कांग्रेस में अब रामकरण काला शामिल हुए हैं तो इसमें यहाँ जो आगे हालात हैं वो भिन्न होते जा रहे हैं, परिस्थितियां बदलती जा रही है। चलिए ओपिनियन की बात कर लेते हैं। बीजेपी को लेकर, बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर जनता का ओपिनियन क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या कार्यकर्ताओं के मन में चल रहा है, बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाए जिसे जनता सपोर्ट करे। कृष्ण बेदी 92.64% लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे, तो भरपूर समर्थन जनता और कार्यकर्ताओं का मिलेगा। दूसरे नंबर पर सूरजभान कटारिया हैं 1.47% के साथ, सुभाष कलसाना तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं और चौथे नंबर बीजेपी के साथ 2.95% लोग हैं। तो ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि कृष्ण बेदी का नाम सामने आ रहा है। पहले मंत्री रहे, मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं और उनको पद भी दिया गया, यानी कि उनकी मौजूदगी रही है। लेकिन उनका सियासी सफर कैसा रहा, कितने मजबूत नेता हैं, वो दिखा रहे हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। कृष्ण बेदी बीजेपी में रहकर कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण बेदी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते हैं। कृष्ण बेदी 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और थोड़े से अंतर यानी कि लगभग 500 मतों से विजयी रहे। अब मनोहर लाल सरकार की पहली टर्म में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुए। हालांकि साल 2019 में उनके प्रतिद्वंदी रामकरण काला ने उन्हें पटकनी दे दी, मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक्स में होने के कारण उन्हें हार के बावजूद एक बार फिर झंडी वाली गाड़ी नसीब हुई और इस बार उन्हें मुख्यमंत्री का रणनीतिक सलाहकार बनाया गया। लोकसभा चुनाव में बेदी को अंबाला सिरसा से टिकट मिलने की आस थी। इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि मनोहर लाल की नजदीकी के चलते उन्हें अब भी बीजेपी प्रदेश महामंत्री की कुर्सी पर वो आसीन हैं। इस तरह उन्होंने बीजेपी में रहकर कई अहम जिम्मेदारियों को संभाला और जनता के बीच भी हमेशा सक्रिय रहे। इस बार उन्हें शाहबाद विधानसभा सीट से टिकट मिलने की संभावना नजर आ रही है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो शाहबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से पसंद जनता और कार्यकर्ताओं के जो बने वो कृष्ण बेदी हैं। हालांकि जिस तरह की पसंद पार्टी में उनको लेकर रही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, कार्यकर्ता हों, और उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहा और जनता भी उनके साथ खुलकर सामने खड़ी दिखाई दे रही है। दिव्येंद्र, क्या समझा जाए, कोई टक्कर में है नहीं। 92.64% लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं कृष्ण बेदी को उम्मीदवार बनाया जाए तो उन्हें समर्थन मिल सकता है, बीजेपी जीत सकती है। देखिए पंकज, कृष्ण बेदी संगठन में काम करते थे। मेरे को याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 2 कार्यकाल उन्होंने भी, जिसे बीजेपी ने 2 कार्यकाल पूरे कर रही है, 2 कार्यकाल कांग्रेस के भी थे। तो जब बीजेपी विपक्ष में होती थी, कृष्ण बेदी पानीपत भी आते थे, संगठन में एससी मोर्चा में काम करते थे, युवा थे तब तो, आज से 12 साल 15 साल पहले तो संगठन में काफी सक्रिय थे। और मेरे को लगता है जिस तरीके से 14 में बीजेपी की हवा चली, मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ राष्ट्रीय फलक पर, उसके बाद मोदी जी के नाम पे टिकट मिली, जिनको टिकट मिली वो जीतते चले गए। दूसरी पारी में भी ऐसा हुआ। तो लेकिन संगठन में इन्होंने काम किया। अब जो सर्वे में दिखा रहे हैं ये क्लीन स्वीप कर लिया, 92% से ज्यादा लोग इनको पसंद करें। इसकी वजह एक मैं ये भी मानता हूं कि शाहबाद में बीजेपी ने अपना लीडरशिप डेवलप नहीं की है, शायद इनकी मोनोपोली लग रही है मेरे को। क्योंकि 15 साल पहले भी मैं देखता था संगठन में काम करते थे, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार चला रही थी, विपक्ष के जो प्रदर्शन होते थे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे और थे तो, लेकिन कृष्ण बेदी के शाहबाद में मेरे को लगता है कोई और ग्रोथ कर नहीं पाया संगठन में या सरकार में, कोई और इनका विकल्प सामने आया नहीं। शायद इसी वजह से इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं और टिकट मेरे को लगता है बीजेपी इन्हीं को देगी। और बीजेपी के चहेते भी हैं, मनोहर लाल जी के भी हैं और भी है, इनकी संगठन में भी अच्छी पैठ है। क्योंकि एससी मोर्चा से, एससी वर्ग से संबंध रखते हैं तो कोई इनका मुकाबला करने वाला नहीं है। और 92% पसंद लोगों की तभी सामने आ रहे कि विकल्प नहीं है यहाँ पे बीजेपी के पास।
मिर्च, इससे पहले भी ये पार्टी की पसंद हमेशा रहे और जनता की पसंद भी बनते बनते रह गए। बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मौजूदा वक्त में पार्टी के कार्यकर्ता और इलाके के जो लोग हैं, जो शाहबाद विधानसभा के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी इन्हें टिकट दे तो एक बार फिर से कमल खिल सकता है। देखिए, तमाम जो फैक्टर्स हैं टिकट को लेकर, जो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स अक्सर राजनीति में देखे जाते हैं, तमाम पैरामीटर्स पर यहां कृष्ण बेदी खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग यहां पर कृष्ण बेदी को अपना उम्मीदवार चाहते हैं। 92% का तो मतलब स्पष्ट है कि आंधी चल रही है और उनके सामने कोई नहीं है। सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप यहां पर तैयार नहीं की गई थी। कृष्ण बेदी ने अपना अधिकार, अपना वर्चस्व बरकरार अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा है। और जहां तक पार्टी की नजदीकियों की बात की जाए तो पार्टी की नजदीकियां तो पहले से साबित है। मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी वो माने जाते हैं और नायब सिंह सैनी अब भी जो है मनोहर लाल खट्टर के हर आदेश या कहें कि हर बात को बहुत ज्यादा वरीयता देते हुए नजर आते हैं। तो ये माना जा सकता है कि नायब सिंह सैनी के करीबी हो ना हो, लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर के करीबी बने हुए हैं कृष्ण बेदी, तो फिर जनता की स्वीकार्यता भी नीचे है, पार्टी का माहौल भी है। और रामकरण काला पहले भी आमने सामने का चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में आज चूंकि पार्टी ज्वाइन की है तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि रामकरण काला पर ही कांग्रेस पार्टी अपना दाव खेल सकती है। तो ऐसे में आमने सामने जब ये मैच एक बार फिर से होगा तो इस तरह की परिस्थितियां, चुनावी मुकाबला पहले भी देखा गया है। कृष्ण बेदी ने अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस दिया है। एक बार फिर से रामकरण काला अगर कांग्रेस पार्टी से हो तो बीजेपी से यहां कृष्ण बेदी ही मानकर चलते हैं कि वही सामने आएंगे। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जी विनय जी, कई विधानसभा क्षेत्र हैं यहां पर जनता की पसंद कृष्ण बेदी बने जरूर हैं, वो लगातार पार्टी की पसंद भी है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला कि सेकंड लेयर लीडरशिप की जो बात आती है बीजेपी के मसले पर, वहां पर काम नहीं हुआ, ऐसा दिखाई देता है। कई ऐसे लोग हैं, सिर्फ एक ही नाम जनता के सामने, एक कार्यकर्ताओं के सामने वो मजबूरी भी हो जाता है, फिर वो जरूरी भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी है क्या? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपने पहले कार्यकाल में 53 सीटों पर जो है पराजय झेली थी, तो वहां भी उम्मीदवार तैयार करने के लिए कोई पार्टी ने संगठन स्तर पर कोई विशेष काम नहीं किया। और दूसरे कार्यकाल के अंदर भी जो 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई थी, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए उस दृष्टि से काम नहीं किया। देखिए, कृष्ण बेदी के कोई विकल्प नहीं है, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई और चेहरा नहीं है। ये 3 चुनाव लड़े, एक चुनाव में 2009 के चुनाव में तो इनकी जमानत जब्त हुई थी, उससे पहले आत्म प्रकाश जी लड़े थे। तो ये देखा जाए कि एक चुनाव ही जीते हैं सिर्फ। इनके बारे में ये कहा जाता है, जीत गए तो मंत्री, हार गए तो महामंत्री। मतलब ये पार्टी में हार गए तो उनको महामंत्री का पद दे दिया गया। तो ये देखे, जब मनोहर लाल जी ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, तो उसके संयोजक भी कृष्ण बेदी थे, क्योंकि पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, वाल्मीकि समुदाय से और पार्टी के पास दलित जो नेता है उनका अभाव है, और इसलिए पार्टी के पास जो एक लीडरशिप उभर के आनी चाहिए थी वो उभर कर नहीं आ रही। तो ऐसे में शाहबाद के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहां तक लोकप्रियता की बात है, ये नगर पालिका के चुनाव में अपने बेटे को भी नहीं जितवा पाए थे, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि कृष्ण बेदी की शाहबाद में कितनी पकड़ है, कितनी लोकप्रियता है। जी, तो बीजेपी की बात हो गई, बात कांग्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बारे में भी जनता और कार्यकर्ता कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। वो चेहरा, वो उम्मीदवार कौन होगा जो यहां पर, अगर कृष्ण बेदी बीजेपी से उम्मीदवार होते हैं, जो टक्कर देगा कांग्रेस की तरफ से। रामकरण काला मौजूदा विधायक है और वो सबसे ऊपर हैं कार्यकर्ताओं और जनता की पसंद में। 54.21% लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। इससे पहले हालांकि वो जेजेपी से चुनाव लड़े, मौजूदा वक्त में वो अब कांग्रेस में है और कांग्रेस से लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, एक्सेप्ट किया है उन्हें कि उन्हें टिकट मिलता है तो वो जीत सकते हैं। उसके दूसरे नंबर की बात करें तो अनिल धंतौड़ी का नाम आता है। अनिल धंतौड़ी 23.36% के साथ दूसरे नंबर पर है। प्रदीप नरवाल 10.28% के साथ तीसरे नंबर पर। कांग्रेस के साथ जो लोग हैं वो 12.15% लोग हैं। लेकिन रामकरण काला, क्या इन्हें कांग्रेस टिकट देगी? इससे पहले जेजेपी से चुनाव लड़ा, उससे पहले इनेलो में थे, अब कांग्रेस में हैं। एक बड़ा सवाल यह हो सकता है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का आलाकमान इन पर भरोसा जताएगा, क्योंकि इन्होंने जीत दर्ज की और हराया कृष्ण बेदी को था। और ऐसे में सबसे पहले जानना जरूरी कि इनकी सियासत क्या कहती है, वो जान लेते हैं।
कुरुक्षेत्र की शाहबाद तहसील के तीवड़ा गांव के निवासी रामकरण काला लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। शाहबाद क्षेत्र में वो बेहद लोकप्रिय नेता हैं। राजनीतिक रूप से उनके सफर पर नजर डाली जाए तो रामकरण काला साल 2014 के चुनावों में ओम प्रकाश चौटाला की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से विधायकी चुनाव में शिरकत की थी, परंतु वह सिर्फ 553 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कृष्ण बेदी से पीछे रह गए थे। इस हार के बावजूद भी आमजन में उन्होंने अपने प्रति विश्वास कम नहीं होने दिया और साल 2019 में जनता जननायक पार्टी से वापसी करते हुए रामकरण काला ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी ने उन्हें शुगर फीड का अध्यक्ष पद भी नवाजा, लेकिन कुछ 3 महीनों से उनके उखड़े तेवर बता रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है। उन्होंने अपने जिला परिषद सदस्य दोनों बेटों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। दीपेंद्र हुड्डा की हिसाब मांगो यात्रा में शाहबाद और पिहोवा में सक्रिय नजर आए। इतना ही नहीं, पदयात्रा में भी शिरकत की। यही नहीं, उन्होंने जजपा से अलग होने की विधिवत घोषणा पार्टी नेता अजय चौटाला को पत्र लिखकर दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उन्हें शाहबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो रामकरण काला कांग्रेस के टिकट पर क्या चुनाव लड़ेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता ये चाहती है कि उन्हें टिकट दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस के लोग भी क्या उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ये भी जानने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले उनकी ज्वाइनिंग आज हुई, लेकिन उनके दोनों बेटे कांग्रेस में पहले ही आ चुके थे और एक कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में जाएंगे तो टिकट को लेकर उनकी दावेदारी बनेगी। देवेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। आप सफर कुछ अटपटा सा रहा है, अलग अलग दलों में रहे, लेकिन अब मौजूदा वक्त में कांग्रेस में हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। कितनी हम कह सकते हैं कि गारंटी है इन्हें टिकट मिलेगा और किस बेस पर मिलेगा? देखिए पंकज, रामकरण काला इनेलो में थे, जुझारू किस्म के, तब तो युवा थे। अब उस बात को भी 15 साल हो गए जब इनेलो का कभी जलवा होता था। तो रामकरण काला जुझारू हैं। इनेलो कमजोर हुई, 2 फाड़ हुई तो जेजेपी में आ गई। जेजेपी में आकर इन्होंने चुनाव जीता। 4.5 साल तक तो जेजेपी बीजेपी के साथ रही है। ये इनको चेयरमैन भी बनाया गया था, दुष्यंत चौटाला के करीबी थे। निस्संदेह इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए हुए, क्योंकि सरकार में थे 4.5 साल तक और चेयरमैन का रुतबा भी था। इन्होंने काम किए हैं, इसी वजह से इनको 54 पॉइंट प्लस जो इनको इनकी पसंद है। वो दरअसल हमारा सर्वे बाद में हुआ है, टोटल टीवी का सर्वे बाद में हुआ है, लेकिन सर्वे पहले हो चुका था, कांग्रेस में ये बाद में आए हैं। तो मेरे को ये है कि जैसे अपने बेटों को इन्होंने कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा के जरिए कांग्रेस में एंट्री करवा दी, तो इनकी पहले अंदर खाते बातचीत हो चुकी थी कि कांग्रेस इनको लड़वाएगी। मजबूत नेता है और अभी भी आप देखिए चॉइस के हिसाब से ऊपर है, अनिल धनतोड़ी से ऊपर, अनिल धनतोड़ी से डबल है एक तरीके से। तो रामकरण काला मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में लगातार थे और जिस तरीके से जजपा लगातार कमजोर होती रह गई और गठबंधन से बाहर आने के बाद तो जजपा के जो विधायक थे उनको अपने भविष्य की चिंता थी कि अब होगा क्या, क्योंकि जजपा लगातार कमजोर होती गई। जब से प्रदेश अध्यक्ष ने जब से पार्टी छोड़ी, उसके बाद जो छोटे नेता थे वो उनमें भी एक तरह से भगदड़ जैसी स्थिति थी। रामकरण काला मजबूत है, इसलिए शायद भूपेंद्र हुड्डा भी ये चाह रहे, पंकज मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र हुड्डा भी चाह रहे कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो। जेजेपी कमजोर होती है तो उसको और चोट मारी जाए, उनके नेताओं को अपने साथ मिलाया जाए ताकि कांग्रेस मजबूत हो और मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में हो और जेजेपी को साइड लाइन कर दिया जाए ताकि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो। तो कुल मिलाकर रामकरण काला कांग्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि इनको टिकट दी जाएगी शाहबाद से और शायद इसी शर्त पर, इसी आश्वासन पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। महेश, अगर ये संभव हो पाता है, कृष्ण बेदी बीजेपी से, रामकरण काला कांग्रेस से, तो एक बार फिर से वो पुरानी वाली जंग देखने को मिलेगी। ऐसे में मजबूती की बात करें, चाहे धरातल पर काम को लेकर हो या पार्टी को लेकर, क्योंकि कृष्ण बेदी पार्टी में भी मजबूत स्थिति में है, सब लोग चाहते हैं, इधर इनका कांग्रेस में भी एंट्री हुई है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि इनके पास जो संगठन है वो अंडर कवर लगातार ऑपरेशनल रहता है। अभी जो मौजूदा परिस्थितियां प्रदेश में आपको नजर आ रही होंगी, बेहद शांत, बेहद कह सकते हैं कि सहजता वाली स्थिति आपको दिख रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले अंडर कवर लोग हैं वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लगातार ज्यादा वोटों का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं, सर्वे लगातार चल रहे हैं, कमजोर जो पॉइंट्स हैं, कमजोर जो बूथ हैं उन्हें
पड़ताल उनकी की जा रही है, उन्हें मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो कोई ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठी है और बेहद आसानी से इस इलेक्शन का मुकाबला झेलने के लिए तैयार है। हर संभव प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े लोग कर रहे हैं, तमाम दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन है वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस माहौल का फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के सहारे ही बात बन जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो संगठन है, ना उस तरह की आर्थिक क्षमताएं यहां कांग्रेस पार्टी के पास नजर आ रही है जिस तरीके के संसाधन भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने लिए जुटा चुकी है। तो यहां मुकाबला संसाधनों के लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी काफी भारी है, संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी काफी भारी है। कांग्रेस कहां भारी है? एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो यहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति असहज बनती हुई नजर आई, जनता में नाराजगी पैदा हुई, बस वही ताकत यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास है। वही मुकाबला देखने को मिलेगा। रामकरण काला कांग्रेस पार्टी से होंगे और यहां कृष्ण बेदी भारतीय जनता पार्टी से। पहले वाला मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जी वीरेंद्र जी, रामकरण काला कांग्रेस की तरफ से जनता की पसंद और कार्यकर्ताओं की पसंद है और जेजेपी का बोर्ड भी शायद लेकर आएंगे। इनके बारे में एक सवाल, एक छोटा सा जवाब इसमें भी, क्योंकि कांग्रेस अगर संगठन बनाती है या तमाम तरह के तामझाम में उलझती है, ऐसा लगता है कि और ज्यादा परेशानी में चली जाएगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है बिल्कुल जनता पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक बात है कि सत्ता विरोधी लहर पर ही निर्भर कर रही है जी। तो कांग्रेस का संगठन तो बना नहीं है। और देखिए, आज भी जो दिल्ली में बैठक हुई, दीपक वरिया ने बैठक ली, तो पहली बार जो है उस बैठक के अंदर है भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दीपक वरिया, ये लोग और कैप्टन अजय यादव ये बैठक में मौजूद थे। पहली बार एक साथ थे और आपस में चर्चा करते हुए भी दिखाई दिए। तो ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस में तो गुटबाजी रहती है, नेता एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, ठीक है, इस बार पहली बार हुआ है। और जहां तक शाहबाद की बात है, रामकरण काला निश्चित रूप से लोकप्रिय हैं और वो गठबंधन सरकार में होते हुए भी विपक्ष की भूमिका में थे, क्योंकि वहां पर कृष्ण बेदी से उनकी लड़ाई होती रहती थी। राजनीतिक मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हमेशा टकराव बना रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाहबाद विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और उम्मीदवारों को लेकर जनता की राय क्या है वो जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि टिकट देना पार्टियों का काम है और वोट देकर विधायक बनाना जनता का काम, ये आने वाला वक्त बताएगा।